नमस्कार। गोगो लाइव शो के 473वें एपिसोड के इस सफर में हम लोग बात करेंगे मेडिकल से संबंधित आपके स्वास्थ्य की, ताकि आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हम लोग आज बात करेंगे श्री गंगानगर और आसपास के क्षेत्र के जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी से। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। गुप्ता जी नमस्कार, आपका हमारे शो में। नमस्कार गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके शो में मेरे को बुलाने के लिए। और सभी मेरी ऑडियंस को जो ये देख रहे हैं शो, सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये शुरुआत करें, हम छोटी सी जिज्ञासा है कि चेस्ट की बीमारियां कितनी होती है, क्योंकि चेस्ट तो छोटी सी होती है, बीमारियां बताते हैं बहुत ज्यादा इसमें होती है, अलग अलग प्रकार की। ये बहुत अच्छा सवाल है। चेस्ट की अनेकों बीमारियां हैं जी। अगर मैं गिनाने बैठूं तो शायद ये रात भी अपने कम पड़ जाएगी। अच्छा। अगर हम गिनती करें तो इतनी बीमारियां हैं। लगता है ये छोटा सा है, पर अगर अपन मुख्यतः बीमारी की बात करें जो अपन आमजन जानते हैं, आमजन को ज्यादा होती है, सबसे मुख्यतः बीमारी जो भारत में भी है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अच्छा, ठीक है, बहुत कॉमन बीमारी है। दूसरा अस्थमा हो गया। सीओपीडी, जो कि बीड़ी वगैरह पीते हैं लोग, उनमें ज्यादा होती है। सीओपीडी क्या होता है वैसे? सीओपीडी में जो आदमी ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी या फिर सिगरेट का सेवन ज्यादा करते हैं, या फिर कोई भी जन्म से कॉज होते हैं, या जो अपनी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, मेरे पास रोज आते हैं करीबन महिलाएं ऐसी जो चूल्हे पे खाना ज्यादा बना रहे हैं, उनको इस बारे में जागरूकता ही नहीं है कि धुएं से उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। फिर कुछ एक बीमारी आईएलडी बहुत कॉमन है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में भारत में अगर सबसे ज्यादा केस देखें, एक बीमारी है एबीपीए, जिसके इसमें फंगस से एलर्जी हो जाती है फेफड़ों में। ये एक हैरानी का कारण है कि पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा केस की एबीपीए की कहीं है तो वो क्षेत्र है गंगानगर, खेती बाड़ी के कारण। एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। अच्छा, ये सबसे ज्यादा गंगानगर इलाके में? हाँ, पूरे भारतवर्ष में। तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो आप बता रहे हैं। हाँ, ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो हमारे पास रूटीनली पेशेंट आते हैं और ये अपने देखते हैं। और ऐसे अपन बात करें तो बहुत ज्यादा बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां। डॉक्टर साहब ने एक नई जानकारी दी कि एबीपीए नाम की बीमारी है जो पूरे भारतवर्ष में श्री गंगानगर क्षेत्र में ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि फसल कटाई की मामले। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं रोचक गुप्ता भाई, आपके आपके ब्रदर हैं। शुक्रिया रोचक जी हमसे जुड़ने के लिए। अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं और चेस्ट बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम जो है बचाव कर सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर साहब आपने गिना दी। अब ये बात करें कि खतरनाक कौन सी है सबसे ज्यादा? सारी बीमारियां अपने आप में खतरनाक है। अगर ट्यूबरकुलोसिस बिगड़ जाए तो वो भी जानलेवा हो सकती है। अस्थमा भी आपका जानलेवा हो सकता है। सीओपीडी भी आपके लिए जानलेवा बीमारी हो सकती है। आईएलडी भी जानलेवा हो सकती है। एबीपीए भी जानलेवा हो सकती है। सारी बीमारी का अगर अपन ध्यान ना रखें या अच्छे से ट्रीटमेंट ना लें तो कोई भी अपने विकराल रूप लेके जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो चेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब, बिल्कुल बॉडी का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल, चेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूजुअली कई बार हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे हल्की फुल्की खांसी आ रही है, अपने 15-20 दिन खांसी हुई, यूजुअली घरों में अपन कफ सिरप ले लेते हैं या मेडिकल से थोड़ी मोटी दवाई ले ली और हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस चक्कर में ये बीमारी कई बार बड़ी हुई रूप में हमारे पास मरीज आते हैं। एक सामान्य खांसी भी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। अगर WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारत की आप गाइडलाइंस की बात करें, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को भी खांसी है, ठीक है, या खांसी के साथ खून आ रहा है, या वजन कम होता है, या आपको डायबिटीज, किडनी, हार्ट, किसी भी चीज की बीमारी है, तो निश्चित ही आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। 15 दिन से ज्यादा है तो। चौधरी महेंद्र 4 हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार चौधरी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे कैसे मालूम हो कि मुझे चेस्ट की बीमारी होगी? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कैसे पता लगेगा? सिंपल अगर अपन बात करें तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो खुद के लिए अपन कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो अगर आपको लंबे समय से खांसी रह रही है, जिसका मैंने अभी बताया कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, तो आप निश्चित ही डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है। लेकिन यदि खांसी के साथ आपको सांस की दिक्कत होती है या गले में खराश या ज्यादा सीटी की आवाज आना, छींक के आना, तो अपन उससे पहले भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
दूसरा कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, जैसे अपन घर पे देख सकते हैं कि मेरे फेफड़े कितने मजबूत हैं। उसमें कॉमन टेस्ट होता है कि अपनी सांस को रोक के देखना। नॉर्मल इंसान करीबन 30 सेकंड अपनी सांस रोक सकता है, जैसे रोक लिया सांस को। हाँ, 30 सेकंड अपने अगर सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो आपके फेफड़ों की क्षमता कमजोर होती है। 30 सेकंड सांस रोक लें तो ठीक है, समझो। हाँ, आप ये समझ सकते हैं फेफड़ा आपका ठीक काम कर रहा है। या फिर एक अपन माने 6 फीट दूर अपन कैंडल को एक फूंक में अगर अपन बुझा पाते हैं, अच्छा, तो भी अपना फेफड़ा सही काम कर रहा है। ये कुछ सिंपल टेस्ट हैं जो अपने घर पे अपने फेफड़े की मजबूती देखने के लिए अपने घर पे कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए सांस रोक लूं या मैं 6 फुट दूरी पे फूंक से बुझा दूं, बिल्कुल, तो नॉर्मल मान लिया जाए। नॉर्मल मानते हैं। एक बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है, जो हम लोग घर पे भी देख सकते हैं कि हमारे फेफड़े किस प्रकार से काम करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, यही था? बिल्कुल भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। ज्योति सिंगला जो है वो मध्य प्रदेश होशंगाबाद से हमसे जुड़े, शुक्रिया। मुकेश गोयल देख रहे हैं, मुकेश जी शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी से। लंबे समय से टाटिया हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोविड काल में जो है इन्होंने एक बड़ा नाम कमाया अपनी सेवाओं से। सही बात? बिल्कुल जी, धन्यवाद आप लोगों का बहुत इसमें। नहीं, वाकई आपका नाम रहा इसमें चेस्ट के मामले में। जब फेफड़ों में पानी भरना, हवा भरना, डॉक्टर साहब क्या है ये? फेफड़े के बाहर, अपने दोनों फेफड़ों के बाहर एक परत होती है जिसको मेडिकल भाषा में प्लूरा कहते हैं। ठीक है। उस दूर की प्लूरा होती है, पैराइटल और विसरल प्लूरा, मतलब फेफड़े के पार अंदर और बाहर की तरफ 2 परत होती है। ठीक है। यूजुअली कुछ इन्फेक्शन होने से या फिर कोई हार्ट या किडनी के मरीज हैं, उनमें इस अपने परत के बीच में पानी भर जाता है प्लूरा में। अच्छा, 2 परत के बीच में। हाँ, आ गया। तो उसको, और कई बार इसमें झिल्ली फट जाती है अपनी। फेफड़ा कईयों का कमजोर होता है, जैसे किसी का जन्मजात ही कमजोर होता है, कईयों में फेफड़े में जाले होते हैं, जैसे मैंने एबीपी बीमारी बताई थी। ठीक है। या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनका फेफड़ा कमजोर होता है। तो लंबी खांसी रहने से या फिर चोट लगने से, कोई एक्सीडेंट होने से ये फेफड़ा फट सकता है। उसमें भी इसी झिल्ली के बीच में हवा भरती है। अच्छा, उसके बीच में हवा भरने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। हाँ, वो जानलेवा भी हो सकते हैं। उसमें अपन को कई बार छाती में नलकी डालनी पड़ती है, थोड़ी सा ऑपरेट करके, या फिर सुई के थ्रू पानी निकालना पड़ता है। तो ये किसी बीमारी के बाद आता है, कभी भी आ सकता है? दोनों चीज होती है, बीमारी के बाद भी आ सकता है और सडन भी हो सकता है। फेफड़ा फटना, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा आया था मेरे पास 20 साल का, तो उसको सिंपल रात में खांसी आई और बेचारे का फेफड़ा फट गया। और कई बार वैसे होते हैं जो पुराने फेफड़ों के मरीज हैं, उनमें कोई चोट लगी या खांसी आई और उनका फेफड़ा फट जाता है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सडन भी हो जाएगा और बीमारी है तो तब भी हो सकता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन सा मामला सर। बिल्कुल। चलिए बात करेंगे इसी से, लेकिन खूब सारे दर्शक। चौधरी महेंद्र 4 कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ये बहुत ही कम मिलते हैं। डॉक्टर साहब ये बहुत ही कम मिलते हैं, जरा बता दीजिए कहाँ मिलते हैं? डॉक्टर टाटिया हॉस्पिटल में है ये तो? पुरुषोत्तम गोयल कह रहे हैं, नमस्कार गोविंद जी, डॉक्टर साहब बहुत फेमस है। आभार है आप लोगों का। मैं तो बस अपने पेशेंट से हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ। यही मेरा एक मनोबल बढ़ाते हैं पेशेंट की, मैं उनके लिए अच्छा कार्य कर सकूं और मेहनत कर सकूं पूरा। चौधरी महेंद्र 4 फिर कह रहे हैं 30 सेकंड और 6 फीट वाला। अब महेंद्र जी आप इशारों में बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे, तो प्लीज आप सिंपल भाषा में हमारे जैसे जो लेमन टाइप है उनसे उस प्रकार की बात करें। अच्छा, ये फेफड़े में पानी भरना और हवा भरना इस प्रकार की बात है। आपने फेफड़ा फट भी सकता है ये भी बता दिया। बिल्कुल। तो ये एक सडन जैसे मैं स्वस्थ मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोमबत्ती में बुझा भी सकता हूँ 6 फीट से, सांस भी रोक सकता हूँ, तो फिर भी ऐसा हो सकता है मेरे? बिल्कुल हो सकता है। ये तो अपन ने बताया कि आपका फेफड़ा सामान्य रूप से काम कर रहा है अगर आप सांस रोक पाते हैं। कहिए जैसे आप सामान्य हैं, फेफड़ों में हल्की सी एक झिल्ली होती है, ब्लैब कहते हैं। किसी के जन्मजात भी हो सकती है, उसका पता नहीं होता, ऐसा कोई टेस्ट भी नहीं है पता लगाने के लिए। ठीक है। जैसे आप सामान्य हैं, कोई भी व्यक्ति, और कोई उसको लंग की बीमारी नहीं रही, सांस भी रोक पाता है, फूंक भी मार पाता है, स्वस्थ है, रोज पार्क में घूमता है, वॉक कर पाता है, भाग पाता है, परंतु कभी एकदम से उसको बहुत तेज खांसी आई या झटका लगा तो वो ब्लैब फट सकता है। अच्छा। उससे आपके सडन हवा बढ़ जाएगी। अच्छा, उसकी वजह से कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन वो हवा का अगर ट्रीटमेंट तुरंत नहीं कराया तो वो पूरा जानलेवा हो सकता है। तो मुझे कैसे पता लगा मेरे साथ ऐसा हो गया? अगर आपको एकदम से खांसी आई और सडन आपको चेस्ट पेन हुआ, अच्छा, और उसके साथ सांस में दिक्कत हो रही है, तो आपको फेफड़ा फटने की शिकायत हो सकती है या पानी भरने की भी शिकायत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट की हो गया हो कभी? बिल्कुल हो सकता है।
इसी ये लक्षण हार्ट के भी अभी दर्द हो गया है? ये बहुत एक कॉमन चीज है। मरीज आता है, अच्छा, जिसको छाती में दर्द है, अब उसको भी नहीं पता कि मेरे को गैस का दर्द है, कि या खाने पीने से एसिडिटी हुई है, या मुझे हार्ट का दर्द है, या फिर मुझे छाती का दर्द है। मुख्यतः छाती में अगर आपके जलन है और सेंटर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल ये खाने पीने या फिर गैस्ट्राइटिस जिसको अपन कहते हैं। हाँ, ठीक है। अगर आपको एकदम से सीने में दर्द उठा जो कि आपकी लेफ्ट बाजू की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, हाँ, लेफ्ट बाजू की तरफ जा रहा है, और कोई पुराने आपको बीपी शुगर की बीमारी है, तो ये हार्ट की बीमारी की तरफ लक्षण करता है। ये लक्षण दोनों। सडन आपको खांसी आई है आप, और एकदम से दर्द उठा, जो दर्द सांस लेने से बढ़ रहा है, ठीक है, सांस आप ले रहे हैं लंबी लंबी और उससे दर्द बढ़ रहा है, ये आपकी छाती की बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है। सांस लेने से बढ़ रहा है तो वो छाती की बीमारी है, हाँ। और ये दर्द इधर जा रहा है, हाँ, तो वो लेफ्ट बाजू में आ रहा है, तो ये हार्ट की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल कटारिया कह रहे हैं बेस्ट चेस्ट फिजिशियन ऑफ गंगानगर है अभिषेक गुप्ता। डॉक्टर मोहित नारायण पूछ रहे हैं सर, अगर किसी के घर में कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसका इफेक्ट बाकी मेंबर्स पर भी पड़ता है क्या? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं। इसको हम कहते हैं मेडिकल भाषा में पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग, हाँ। जैसे मेरा कोई मित्र मेरे साथ रोज बैठ के स्मोकिंग करता है, तो उसका धुआं मेरे फेफड़े को भी खराब कर रहा है, और ये उतना ही हार्मफुल होता है। हमने एक आर्टिकल लिखा था कई साल पहले, इंटरनेशनल, उसको कहते हैं सेकंड हैंड स्मोक। वो इंटरनेशनल एक्सेप्ट हुआ था, बहुत अच्छा आर्टिकल रहा था वो पूरा। हाँ सर, गूगल पे भी मिल जाएगा। वो पूरा आर्टिकल इसी पे था कि जो लोग समझते हैं कि हम तो धूम्रपान नहीं कर रहे, पर ऐसी संगति में रहते हैं जहाँ पे स्मोकिंग होती है, आसपास वाले स्मोकिंग कर रहे हैं, या जो घर है जिसमें चूल्हे में खाना बन रहा है, कोई धूम्रपान नहीं करता लेकिन उस चूल्हे के धुएं से सबको इफेक्ट आ रहा है, या जो इंडस्ट्रियल लोग हैं जहाँ पे धुआं बहुत ज्यादा उठता है, उन चिमनीज वगैरह हो गई, तो इन सब में धुआं उतना ही नुकसान कर रहा है जितना कि किसी धूम्रपान वाले को कर रहा है। अच्छा, मेरे मालूम में सिगरेट पीता हूँ तो साथ वाले का भी वही, उसका भी उतना नुकसान करेगा जितना मुझे कर रहा है। उतना ही कर रहा है, और कई बार उससे ज्यादा भी कर जाता है। कई बार से ज्यादा भी कर जाता है। उनको भी लंग कैंसर तक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा, लंग कैंसर तक हमने देखा है सेकंड हैंड स्मोक से। सेकंड हैंड स्मोक, हाँ। जैसे आपने बताया मेरी छाती में जलन हो रही है, कॉमन से ये नहीं पता लग सकता भी छाती का दर्द है या हार्ट है, क्योंकि डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि जलन हो तो उसको इजी नहीं लेना चाहिए। तो मेरे 2 दिन से हो रही है, तो मुझे कैसे पता लगे कि हार्ट का है कि जलन? सर, आपको अगर किसी भी को जलन हो रही है और ये लंबे समय तक या मतलब कुछ घंटों से ज्यादा रह रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी गंभीर रूप होती है। अच्छा। कई बार जलन, जैसे हमने बताया, पता नहीं लगता, कई बार अंदर की नाड़ी भी फटी हुई हमने देखी है। ये इतनी गंभीर तक चीज होती है जिसका तुरंत ऑपरेट होना जरूरी होता है। तो कभी भी आपके छाती में दर्द या जलन बहुत रह रही है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है। ये अभी क्या है ये? बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता से हम लोग बात करें 473वें एपिसोड के इस सफर में। डॉक्टर साहब चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, फेफड़ों के रोगों के विशेषज्ञ हैं, और अभी इन्होंने बताया कि स्मोकिंग करने वाले के साथ जो होते हैं उनको भी उतना ही खतरा है जितना स्मोकिंग करने वाले के। इस संबंध में इनका एक आर्टिकल भी है जो गूगल पे भी मिल जाएगा। चेस्ट की बीमारी मुझे हो ही ना डॉक्टर साहब, तो मैं क्या करूं? अगर आप चाहते हैं आपको चेस्ट की बीमारी ना हो, तो सबसे पहला काम है आपको अपनी हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। हेल्दी डाइट? हाँ, जैसे सबसे पहले आप धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है, और ऐसी संगति में भी नहीं रहेंगे जिसमें धूम्रपान करता हो। अपना कोई यार मित्र करता है, परिवार वाला करता है, उसको समझाएं। अगर वो धूम्रपान नहीं छोड़ पाता तो आजकल ऐसी दवाइयां और थेरेपी भी हैं जिससे धूम्रपान छूट सकता है, उन पे भी अपन को ध्यान देना चाहिए। खाने पीने में ज्यादा फ्राइड फूड, तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा घी वाली चीजें कम खानी चाहिए, और नियमित रूप से व्यायाम बहुत जरूरी है। वॉक करना, भागना, या फिर योगा करना, कोई भी एक चीज जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करें, वो नियमित रूप से करनी बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर कोई इसके लिए पर्टिकुलर कोई है या कोई भी कर सकते हैं? पर्टिकुलर इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जैसे जिससे किसी को अगर फेफड़े की बीमारी है उसके लिए तो हम उसको बुलाते हैं कि गुब्बारा फुलाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नॉर्मल बंदे के लिए भी है। अच्छा। बैलून अगर वो फुलाता है रोज के 5-7, उसके फेफड़े बहुत मजबूत रहेंगे। अच्छा, गुब्बारा फैलाना एक बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो नॉर्मल व्यक्ति फुलाए? बिल्कुल, नॉर्मल व्यक्ति फुलाए, एक्सरसाइज हो जाएगी। बिल्कुल।
एक मशीन आती है रेस्पायरोमीटर, बहुत इजीली हर मेडिकल की दुकान पे अवेलेबल है। उसमें 3 रंग की बोले होती है। ठीक है। करना क्या होता है, उसको पकड़ के फूंक मारनी है आपको अंदर की तरफ, उससे बोले उठेंगी। ठीक है। जितनी देर आप लंबे समय तक बोले उठा सकते हैं, आपका फेफड़ा उतना मजबूत है। अच्छा। उसका भी नियमित रूप से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, वो खाना खाने के तुरंत आधे से पौने घंटे तक वो एक्सरसाइज नहीं करनी होती। अच्छा, खाने पे टाइम ना। हाँ, बाकी उसको आप दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितनी बार भी कर सकते हैं। वो उसका आपका फेफड़ा को मजबूती के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, रेस्पायरोमीटर। इवन ऑपरेशंस के बाद भी आपको ये रेस्पायरोमेट्री करने के लिए कहा जाता है। एक तो गुब्बारे फुलाना, एक रेस्पायरोमीटर से प्रैक्टिस करना। डॉक्टर रणधीर बीचर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रणधीर जी हमसे जुड़ने के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, हमेशा जुड़ते हैं, आपका आभार। और सुरभीत गुप्ता, मेरे सारे साहब हैं सुरभीत गुप्ता। अच्छा। जयपुर में रहते हैं। जयपुर से आप हमें देख रहे हैं, स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपके आदरणीय बहनोई जी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता हमारे साथ हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं भी हम किस प्रकार से बीमारियों से बच सके। और टाटिया हॉस्पिटल में आप सेवाएं लंबे समय से दे रहे हैं। हाँ, लगभग 5.5 साल हो गए मुझे। 5.5 साल मैं टाटिया हॉस्पिटल में ही आया था और आज करीबन 5.5 साल हो गए मुझे टाटिया हॉस्पिटल में। कोविड में काफी रहा आपका। अच्छा, एक तो आपने बता दिया भी बीमारी ना हो क्या करूंगी, डाइट बढ़िया लूं, मैं एक्सरसाइज करूं, पर्टिकुलर वो दो आपने बताई। एक एलर्जी ब्रोंकाइटिस किससे होता है, क्या है? एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा एक बीमारी के 2 स्वरूप है। अच्छा, अस्थमा भी है ये? हाँ, कैसे है? जैसे मेनली ये मुख्यतः हाउस डस्ट माइट या कीटाणु होता है धूल मिट्टी का, उससे आपको एलर्जी होती है। ठीक है। इसकी शुरुआत होती है हल्की हल्की, गले में खराश रहती है किसी को, या छींके आती है। उसके बाद होता है खांसी आना शुरू, सूखी खांसी आता है, कई बार बलगम। यहाँ तक तो ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का अगर समय से उपचार ना किया जाए तो ये अस्थमा में तब्दील हो सकती है। इसके साथ अस्थमा में आपको सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में सीटी की आवाजें आना है, ये सब शुरू हो जाता है। अपने इस क्षेत्र में जो कि जहाँ पे अपने खेती बाड़ी की प्रमुख एक चीज है, इस क्षेत्र में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के मरीज बहुत ज्यादा है। और इस समय जो अपने कनक या फसल कटाई का सीजन होता है, धान उड़ती है, इसमें ये मरीज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। बहुत ज्यादा इस सीजन चल रहा है इसमें। तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का अगर अपन समय से इलाज कराते हैं तो अपन उसको अस्थमा में तब्दील होने से रोक सकते हैं। अच्छा, ब्रोंकाइटिस जो है वो अस्थमा बन सकता है? बिल्कुल, तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, तुरंत इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी पे हम लोग चलेंगे आगे। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि दूर से मोमबत्ती बुझाओ ना बुझाओ तो समस्या है। अब लोग अपने जन्मदिन पर मोमबत्ती पर सोच समझकर ही फूंक मारेंगे और ना बुझे तो अगले जन्मदिन तो समझ लेना। बढ़िया, हास्य भी होना चाहिए बीच में, मजाक भी होना चाहिए। सही बात है। अखिल कटारिया कह रहे हैं, इज पैसिव स्मोकिंग अफेक्ट लंग्स? बिल्कुल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पैसिव स्मोकिंग बहुत ज्यादा हानिकारक है। जितना अपना एक्टिव स्मोकिंग यानी धूम्रपान कर रहे हैं, उतना ही पैसिव स्मोकिंग जो धूम्रपान अपन ले रहे हैं, उतना ही या उससे ज्यादा भी कई बार हार्मफुल हो जाता है, हानिकारक रहता है। अमेरिका से भवानी थ्रेजा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया अमेरिका से हमें देखने के लिए। भवानी जी आपका बता रहे हैं कि बेस्ट डॉक्टर हैं अभिषेक जी। और गौतम कुक्कड़ हमें देख रहे हैं, बहुत खूब कह रहे हैं, शुक्रिया। अनिल कुमार गुप्ता बूस्टअप कर रहे हैं। हाँ, मेरे आदरणीय ससुर जी हैं अनिल कुमार गुप्ता जी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आप हमें देख रहे हैं अनिल कुमार जी, ये बड़े हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। बूस्टअप कर रहे हैं आपको केवल कृष्ण शर्मा, हॉस्पिटल के मेल नर्स हैं, सीनियर, और गाता भी बहुत अच्छा है केवल जी, हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। कुसुम जैन, नाइस बिटू बेटा, ये मेरे आदरणीय मौसी जी हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप हमें सब देख रहे हैं और बूस्टअप कर रहे हैं। रोचक गुप्ता बूस्टअप कर रहे हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए हमसे शुक्रिया। अलग अलग जगह से, अमेरिका से, जयपुर से, विभिन्न, अभी ज्योति जो है सिंगला होशंगाबाद से, अलग अलग जगह से बीना गुप्ता देख रहे हैं। हाँ, ये मेरी आदरणीय सासू माँ जी हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक बूस्टअप करने का तरीका बिल्कुल है ना, कितना सम्मान एक दूसरे को मिलता है हमें। जब तक आपका परिवार का सपोर्ट आपके साथ ना हो, आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। सच्ची बात ये है। ये भी बात एक बड़ी बात आपने की, और इसीलिए वो बिल्कुल आपको बूस्टअप कर रहे हैं। तो अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, टाटिया हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं कि बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, या बीमारियां हो ही ना उसके लिए क्या सावधानी करें।
डॉक्टर पंकज शर्मा कह रहे हैं रियली ग्रेट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, ये यही है? बिल्कुल, ये भी डॉक्टर साहब हैं, फिजियोथेरेपी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंकज शर्मा जी, गंगानगर में। ठीक है पंकज जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, गूगल लाइव शो का 473वां एपिसोड। डॉक्टर मोहित नारायण पूछ रहे हैं MRSA के बारे में बताइए सर। MRSA एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। ये होती है मेथिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल स्टेफ ऑरियस। एक तरीके से ये फेफड़ा में बिगड़ा हुआ निमोनिया करती है। अच्छा, इसका मतलब है जो कॉमन आपकी दवाई है मेथिलिन, जो यूजुअली इस कीटाणु पे काम करती है, उस पे ये दवाई काम नहीं कर रही है। इसके लिए आपकी नई दवाइयां सेफ्टाजिन, एविवेक्टम या फिर आपकी लाइनाजोलिड, वैंकोमाइसिन ऐसी दवाइयां होती है, हायर एंटीबायोटिक्स जो इसको देनी पड़ती है। ठीक है। ये होने का कारण क्या है कि आजकल अपनी गलत एंटीबायोटिक का सेवन के कारण ये MRSA शुरू हुआ है। यूजुअली हमको खांसी जुकाम कुछ हुआ, बहुत सारी खांसी जुकाम में तो एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी हम लेते हैं। मेडिकल में गए, हमने एंटीबायोटिक ली, तो गलत एंटीबायोटिक के सेवन से कई सालों में वो एंटीबायोटिक उस कीटाणु पे काम करना बंद कर देती है। सिंपल सा। स्टेफ ऑरियस एक जानलेवा कीटाणु पहले से था, परंतु अब इस पे ये दवाई काम नहीं करती है, तो ये और जानलेवा और ऊपर हो गया। बिल्कुल। इसमें समय से अगर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो हमारी मेडिकल साइंस कहती है 100% जान जाने के चांस रहते हैं। इतनी खतरनाक MRSA ये बीमारी होती है। बचाव में बचाव अगर टाइमली इसको पकड़ लिया जाए, ट्रीटमेंट है, तो ही इसका बचाव हो सकता है। डॉक्टर प्रमोद शर्मा पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से पूछो कि ये खुद अपना ध्यान कैसे रखते हैं। मैं नियमित रूप से करीबन 50 मिनट से 1 घंटा रोज व्यायाम करता हूँ। उसमें मुझे भागना बहुत अच्छा लगता है। प्लस मैं ज्यादा तली हुई चीजें या मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेता। इस रूप से मीठा मैं बिल्कुल नहीं लेता। शुगर की बीमारी नहीं है इनको? बीमारी नहीं है, पर मैं कई साल हो गए और मैं शुगर नहीं लेता। इसके लिए मुझे डॉक्टर विशु डांटिया जी ने बहुत प्रेरित किया था, क्योंकि उनको जो मैंने पतला देखा, उन्होंने मीठा बिल्कुल छोड़ रखा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भी मीठा नहीं खाऊंगा। पंडित मांगीलाल सारस्वत जी कह रहे हैं गोविंद गोयल जी को नमस्कार, बहुत शानदार कार्यक्रम। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी गंगानगर के लिए भगवान का वरदान स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद है। सुनील अग्रवाल देख रहे हैं, कह रहे हैं शानदार कार्यक्रम, बेहतरीन चिकित्सक। धन्यवाद बहुत सुनील जी आपका। चलिए एक बार फिर अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हम लोग बात कर रहे हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट, चेस्ट के रोगों से संबंधित, और डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं कि इन रोगों से कैसे बचा जा सकता है। फसल कटाई का सीजन है गंगानगर में, पूरे में, अपने पंजाब में भी है, इससे क्या बीमारी हो सकती है? इस समय सबसे ज्यादा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो अपने चर्चा की थी, निमोनिया, छाती में इन्फेक्शन और अस्थमा के होते हैं। ये सबसे पहले तो जो पहले से इस चीज के मरीज हैं, नियमित रूप से अपनी दवाई लेते रहे। ठीक है। बहुत सारे मरीज होते हैं कि थोड़ा सा आराम आने में बीच में ही दवाई का कोर्स छोड़ देते हैं। उनके इस सीजन में जो ज्यादातर मरीज आते हैं वो वही होते हैं कि सर पहले तो डॉक्टर साहब मैं ठीक था, थोड़ा सा फर्क आया तो मैंने दवाई छोड़ दी। बीच में कोर्स पूरा नहीं करने थे या बिना चिकित्सक के परामर्श के आप दवाई छोड़ देते हैं, उसमें इस सीजन में इन्फेक्शन, खांसी, सांस की दिक्कत होने की संभावना ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ा सा भ्रम रहता है कि पंप शुरू करते हैं केवल अस्थमा वाला, तो ऐसा तो नहीं कि मेरे को आदत ही पड़ जाए वो लेने के लिए, इनहेलर जैसे अपने कहते हैं। ये गोविंद जी क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है। दिन का करीबन 1.5 से 2 घंटा मेरा गला इसी बात को समझाने में प्रतिदिन बीतता है। एक समाज में सबसे बड़ा भ्रम जो है कि सर, इवन मैंने बहुत ज्यादा डॉक्टर्स में भी ये भ्रम देखा है कि सर हमने इनहेलर चालू कर दिया, क्या तो मुझे इसको जिंदगी भर लेना पड़ेगा, इसकी मुझे आदत पड़ जाएगी, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। हमारे घर वाले तो कहते हैं ये बहुत खराब चीज है। ये सारी बातें बिल्कुल ही निराधार है, इसका बिल्कुल भ्रम है। पंप से अच्छी दवाई अस्थमा या सांस के मरीजों के लिए नहीं। आपकी सांस की दिक्कत हुई क्यों? सिंपल भाषा में आप समझिए कि आपके फेफड़ों के अंदर सूजन है, तो यदि आप इनहेलर लेते हैं तो ये दवाई डायरेक्ट आपके फेफड़ों में गई, अंदर से आपने पंप लिया, डायरेक्ट फेफड़ों में गई, आपको तुरंत आराम आएगा और लंबे समय तक रहेगा। ठीक है। ना ये दवाई आपके खून में जाती या ना दिमाग में जाती, किसी और तरफ तो जाती नहीं। आदत पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, इसके जितनी भी आज तक की स्टडीज हैं, बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट अपनी बॉडी पे, ना के बराबर मानो आप। एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है इसमें कि इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो मैं अपने हर मरीज को, या फिर अभी कोई मेरे सांस के मरीज देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा पंप लेने के 5 मिनट बाद सादे पानी से कुल्ला जरूर करें।
आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, कोई आदत नहीं पड़ेगी और कुछ नहीं होने वाला इससे ना? बिल्कुल सर, अगर जीवन भर भी लेना पड़ता है हाँ। तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा। चलिए, एक बड़ी बात है, मोहन गोयल हमें देख रहे हैं, गरिमा अग्रवाल हमें देख रहे हैं, और अनिल कुमार गुप्ता, भवानी स्वाति गुप्ता हमें देख रहे हैं। आपकी मेरी धर्मपत्नी है। अरे वाह, स्वागत है मैम आपका स्वाति जी, हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं सोनू शर्मा देख रहे हैं, और लक्ष्मी गुप्ता, मेरी भगवान, मेरी माँ। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। सही है, जो कुछ हूँ मैं तो अपने माता पिता की बदौलत हूँ, और माँ का कुर्बानी, माँ से ज्यादा कोई नहीं होता। स्वागत है आपका। मैं माँ कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरवपूर्ण है और प्रेरणादायक है। लक्ष्मी गुप्ता देख रहे हैं, प्रमोद शर्मा, राजीव वाट देख रहे हैं, अमित गर्ग देख रहे हैं, और ज्योति सिंगला का जिक्र हम लोग कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं। डॉक्टर पंकज शर्मा कह रहे हैं, बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। बहुत धन्यवाद पंकज जी। मोहन गोयल कह रहे हैं, कांग्रेचुलेशन टू डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। धन्यवाद साहब। आपकी पहचान नहीं? मोहन जी, शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस एपिसोड को। 473वां एपिसोड। बात करें कि छाती की बीमारियां यानी चेस्ट की बीमारियों से कैसे बचा जाए और कैसे इसको दूर किया जाए। अस्थमा रोगी क्या सावधानी रखें? जैसे आपने बताया बहुत सारे इन दिनों में चलता है अस्थमा, सावधानी क्या रखें? अस्थमा रोगी को सबसे पहले तो अपना इनहेलर टाइम टू टाइम, जैसे उसके डॉक्टर ने बताया, लेना चाहिए। हाँ। इसमें कोई भी कोताही ना बरतें। अपना इनहेलर या बाकी जो दवाइयां बताइए उसको टाइम से लें। ठीक है। दूसरा स्टेप है इनहेलर लेने का तरीका। मैं अपने हर मरीज को बताता हूँ, और बाकी सब लोगों से भी आग्रह करूंगा कि अपना इनहेलर लेने का तरीका अपने डॉक्टर से अवश्य समझें। अगर तरीका नहीं सही होगा तो लेने का कोई फायदा नहीं। उसमें भी कोई टेक्निक का चीज? बिल्कुल टेक्निक होती। प्रॉपर टेक्निक से अगर आप नहीं लोगे तो वो फायदा नहीं करेगा। दूसरा, खाने पीने की सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जैसे अस्थमा वाले मरीज को ज्यादा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या बहुत ज्यादा तली हुई चीजें यूजुअली नहीं खानी चाहिए। और तीसरा, मैंने पहले भी बताया कि अपना नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर धूल मिट्टी वाले इलाके में जा रहे हैं या कोई धूल मिट्टी का काम करना पड़ रहा है आवश्यक रूप से, तो मुंह पे सादा कपड़ा या मास्क जरूर रखें। अस्थमा वाले भी ये गुब्बारे फुलाने वाले कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, करनी चाहिए। अस्थमा वालों को बहुत ज्यादा फायदा करती है गुब्बारे वाले एक्सरसाइज, और उनके फेफड़े को मजबूती में बहुत बढ़िया रहते हैं। संदीप नागपाल हमें देख रहे हैं, रवि सिडाना बिट्टू हमसे जुड़े हैं। शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। बात करें डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी से, अस्थमा हो ही ना तो मैं क्या करूं? सर, ये अस्थमा एक जेनेटिक बीमारी, ये होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है। आप जिसको हो गई, आप नियमित रूप से व्यायाम करके दवाई लेके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, पर ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती से आपको अस्थमा हुआ। अच्छा, ऐसा ये भी एक भ्रम होता है। सर आते हैं, सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, कोई खाने पीने में गलती नहीं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी हमें सांस की दिक्कत है। तो ये एक जेनेटिक रोग है। इसमें होने नहीं होने में आपकी कोई गलती नहीं है, पर उसको सही रखने के लिए उसमें आपका सारा योगदान आपको लेना पड़ेगा। ये कह रहे हैं, डॉक्टर मोहित पूछ रहे हैं, सर सिटी में जीजीओ आता है तो कोई घबराने वाली बात है क्या? जीजीओ होने के कई सारे कारण होते हैं, पर मुख्यतः कारण है उसमें निमोनिया। अगर जीजीओ आता है तो आपको जरूर ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि निमोनिया या फिर कई सारी और बीमारियां गंभीर रूप के जो हो सकती है जीजीओ में, आईएलडी भी हो सकती है, सीएपी, वैप, कुछ भी हो सकता है आपको। तो आप जीजीओ अगर आपका आ रहा है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। जीजीओ होता क्या डॉक्टर? जीजीओ एक सीटी में फाइंडिंग है। कुछ एरिया आपका सफेद हो जाता है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, सीटी में यूजुअली लंग ब्लैक दिखते हैं। अगर सिंपल आपको, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कुछ एरिया में सफेदी आ जाती है, जो कि आपका इन्फेक्शन या किसी बड़ी बीमारी की तरफ आपका इशारा करता है। चौधरी महेंद्र चार कह रहे हैं, अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब का और प्रोग्राम में बुलाने के लिए गोविंद जी का धन्यवाद। शुक्रिया आपका। आप देखते हैं सभी, तभी हम लोग ये शो कर पाते हैं। और अभिषेक जी का शुक्रिया तो हम निश्चित रूप से करेंगे कि इन्होंने हमें वक्त दिया अपना कीमती। अनिल कुमार गुप्ता कह रहे हैं, वेल डन अभिषेक जी। थैंक यू पापा। हर साहब, फादर इन लॉ साहब मेरे। अच्छा, आप स्वागत आपका पहले से कर चुके हैं, लेकिन बूस्टअप आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये एक प्रेरणा है सभी के लिए। धूल मिट्टी में काम करता हूँ, आटा चक्की भी है, क्या सावधानी रखूं? धूल मिट्टी में काम करते हैं या आटा चक्की में, आप अपने काम करते समय फेस पे मास्क जरूर लगाएं। ठीक है। और यदि आपको अस्थमा के कोई लक्षण दिखते हैं, लंबी खांसी, सांस की दिक्कत, तो नियमित रूप से अपनी दवाई लें। उसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, इसमें गड़बड़ ना करें। और मास्क लगाना अति आवश्यक है। धूल मिट्टी से जितना आप परहेज कर सकते हैं, जहां इस प्रकार के काम करते हैं वहां मास्क लगाना बहुत जरूरी है, ताकि बचाव। बिल्कुल।
धूल मिट्टी से नहीं तो या लंबे टाइम से जो आटा चक्की में काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, उनमें निश्चित रूप से लंबे समय बाद फेफड़ों में कमजोरी या बीमारी देखने को मिलती है। तो मास्क से कितना बचाव हो जाता है? मास्क से इनका करीबन अपने मारते हैं 60 से 70% अगर सही लगाया तो बचाव हो सकता है। राकेश गोयल कह रहे हैं शानदार, थैंक यू राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, टीबी कहाँ हो सकती है? क्योंकि हम तो बचपन में सुनते थे फेफड़ों में होती है। टीबी आपके सर से लेके पैर तक, अच्छा, जितनी भी जगह है शरीर में, टीबी किसी भी भाग को इफेक्ट कर सकती है। पहली बात तो ये। तो कहीं भी आपको लक्षण दिखते हैं, भूख कम होना, मैं फेफड़ों की टीबी की बात करूं तो जैसे खांसी आना, खांसी में खून आना, वजन कम होना, ये सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं आपके लंबे समय खांसी। परंतु मेरे पास कई मरीज आते हैं जो आंख वाले डॉक्टर भेजते हैं, जिनको आंख से कम दिखता है, उनको भी टीबी होती है। आंख में भी? बिल्कुल, आंख के खूब मरीज हैं टीबी के। कान तक में टीबी होती है, नाक में टीबी होती है, गले में होना, पेट की यहाँ पे साइनस में होना, पेट में आंतों में टीबी होना, अपने कुल्लों के जॉइंट में, अपने नी जॉइंट में, कहीं भी आपकी टीबी हो सकती है। तो हर किसी टीबी का इलाज संभव है, बस धैर्य रखना होता है और नियमित रूप से अपनी दवाई लेनी होती है। दवाई लंबी लेनी है। हाँ, जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहे या आपकी डॉट्स जो कि भारतीय सरकार द्वारा बहुत ही एक महीन योजना है, उसकी दवाई ले रहे हैं, तो जब तक वो दवाई बंद ना हो तो आपको रेगुलर दवाई खानी चाहिए। टीबी कहीं भी हो सकती है लेकिन क्योरेबल है? बिल्कुल क्योरेबल है सर। राजकुमार अग्रवाल आपके पेशेंट है, वो आपको देख रहे हैं। शुक्रिया राजकुमार जी। वो कह रहे हैं मैं इनसे इलाज करवा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। हाँ बिल्कुल, मिले थे राजकुमार जी एक बार मुझे आप। शुक्रिया राजकुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत भावुक व्यक्ति हैं, छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं, यही कामयाब होने की वजह भी है। हाँ, इसको चाहे मेरी कमजोरी को चाहे कुछ को, ये मैं भी जानता हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा भावुक तो हूँ, इमोशनल, और मैं अपना पेशेंट पे हमेशा 100% देने की कोशिश भी करता हूँ। हम अपना प्रयास पूरा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सही होना नहीं होना तो भगवान के हाथ में, मेरे काम में प्रयास करना, उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। भावुक होना भी तो अच्छी बात है। पर हाँ, कोई क्रिटिकल मरीज करते हुए हम यूजुअली सोचते हैं भावुक ना हो, और हम नहीं भी होते, क्योंकि उस समय हमारा संतुलन रखना, ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। वहीं पे रहना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्थमा सीओपीडी से बचाव। सीओपीडी क्या है? सीओपीडी यूजुअली जो अपने स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, जो अपने उनके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, अंदर खराब हो जाते हैं, उसको अपने सीओपीडी कहते हैं। आदमियों में यूजुअली जो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, औरतें जो कि चूल्हे पे काम ज्यादा करती है, और कुछ बहुत ही गिने चुने जेनेटिक कॉज भी होते हैं जिनके कारण फेफड़ों में खराबी आ जाती है, इसको अपने सीओपीडी कहते हैं। इसमें मेन सबसे पहला पॉइंट है आपको स्मोकिंग तो छोड़नी पड़ेगी, धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद नियमित रूप से दवाइयां और इनहेलर लेनी पड़ेंगे। दूसरा जो मैंने आपको बैलून वाली एक्सरसाइज बताई थी, घूमना फिरना बताया था, पौष्टिक आहार बताया था, ये आपको साथ में लेना पड़ेगा ताकि आप स्वस्थ रहें। अक्सर एक कोविड में भी आपने खूब काम किया, ये पोस्ट कोविड की पे भी कुछ छाती पे असर पड़ा? बहुत ज्यादा। पोस्ट कोविड के बाद कई सारी बीमारियां छाती में सूजन वगैरह की आई, लेकिन मुख्यतः बीमारी आई ILD। ये क्या है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। कोविड के बाद या कई पुराने वायरल इन्फेक्शन के बाद हम देखते हैं फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, फेफड़ों में सिकुड़न होना। इसका मुख्यतः लक्षण होता है लंबे समय से खांसी रहना, और कई बार साथ में जोड़ों में दर्द होना। ये कई बार गठिया वाले मरीजों में भी होती है, और यूजुअली मरीज इसको इग्नोर करता रहता है। ठीक है। कोविड के बाद ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसके मरीज सिकुड़ना। बिल्कुल, कोविड के बाद इस मरीज कई गुना बढ़ गए हैं। ठीक है। परंतु नियमित रूप से दवाई लेने पे ये भी स्वस्थ रहते हैं, और व्यायाम करना चाहिए। परंतु इसका समय रहते इलाज रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ILD सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है। ILD अगर अपन समय रहते ILD का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये बहुत ही तीव्र रूप से बढ़ती है। अच्छा, एकदम तेजी से इसका गुणात्मक इसका होता है विकास। अगर अपन ने समय लेते ट्रीटमेंट पकड़ लिया, इसको ट्रीटमेंट ले लिया, तो अपन इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा मामला बढ़ा, बहुत ज्यादा मामला। और अब हमारी गाइडलाइन ये कहती है अगर किसी को ज्यादा ILD बढ़ गई है तो उसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 5 साल रह जाता है। ILD बढ़ गई है तो हाँ, तो इसलिए इसका समय रहते इलाज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आगे हार्ट पे भी दबाव डालती है बढ़ने पे। मोहित छाबड़ा कह रहे हैं नाइस डॉक्टर, और विक्की अरोड़ा कह रहे हैं बेस्ट डॉक्टर ऑफ श्री गंगानगर। अच्छा, फेफड़ों को सिकुड़ना तो आपने बता ही दिया, ये ILD की वजह से होता है? बिल्कुल, जो कोविड के बाद आया उसकी वजह से। लंग्स से हेल्दी रहे, और हम लोग क्या करें, आपने एक बार बता दिया गुब्बारे फुलाना है, मोमबत्ती बुझाना है,
और क्या करूं? बाकी आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लंबी सांस लेना। एक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, मतलब अपने नीचे से सांस, गर्दन पीछे करके लंबी सांस खींचना। हाँ, वो भी आपके फेफड़ों को मजबूत करने में बहुत लाभदायक करती है। हालांकि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। हम लोग पहले भी आगे बढ़ चुके हैं और अब डॉक्टर साहब से कहूंगा कि वो 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें, जिससे कि आम दर्शकों को भी इसका लाभ हो। वो इजाजत डॉक्टर साहब, प्लीज। आप सभी का पहले बहुत बहुत आभार मुझसे जुड़ने के लिए। मैं मुख्यतः बोलना चाहूंगा इनहेलर के बारे में। ये मेरे दिल के बहुत करीब रहता है कि समाज में एक भ्रम फैला हुआ है, और मेरे कई सारे मरीज, इवन रिश्तेदार, घर पे भी मैं देखता हूँ, यार दोस्त इनहेलर लेने से डरते हैं। इनहेलर लेना हर तरीके से सही है। ये आपकी बॉडी पे, शरीर पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा है। दूसरा, आपके अस्थमा, सीओपीडी और सांस की बीमारी के लिए इससे अच्छी दवाई नहीं बनी है। इसको लेने से कोई आदत नहीं पड़ती है, इसके कोई लंबे साइड इफेक्ट नहीं है। तो कृपया मेरे आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर समाज में किसी भी आपको यार, दोस्त, रिश्तेदार को भी ये भ्रम है कि इनहेलर लेने से उसको आदत पड़ जाएगी या उसके फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो आप भी उन्हें समझाइए कि इनहेलर लेना बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। और अपने डॉक्टर द्वारा परामर्श किए हुए दवाइयाँ नियमित रूप से लीजिए, और हेल्दी भोजन खाइए, तली हुई चीजें, मीठी चीजें ये सब ना खाएं, और नियमित रूप से वॉक करें, व्यायाम करें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। मोहित छाबड़ा, अभिषेक गुप्ता जी सर को नमस्कार। रवि सड़ाना, बिट्टू कह रहे नमस्कार। गोयल साहब एंड टुडेज गेस्ट, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, या कुछ और क्या? बस सभी का बहुत बहुत आभार मुझसे जुड़ने के लिए, और धन्यवाद गोविंद जी। धन्यवाद अभिषेक जी का कि इन्होंने अपना वक्त निकाल के हमें दिया और दर्शकों से रूबरू हुए। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर।